जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, क्योंकि आज की क्लास सच में जानदार शानदार होने का कार्य करेगी। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको महत्वपूर्ण तरीके से आपको बता दें, आपको राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात चल रही थी, जिसमें मैंने आर्टिकल नंबर 45 तक मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, जो कि अति महत्वपूर्ण होती है। और भैया जी, आज की जो वीडियो है ना, इतनी जानदार शानदार है ना, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है। समझ लो, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम को देने जा रहे हैं, तो इसको पढ़ लो। अभी जीडी वालों का पेपर चल रहे हैं ना भैया जी, इसको पढ़ जाना, मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 51 तक के जो आर्टिकल है, 46 से 51 के आर्टिकल अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना? जीवन के लिए इसलिए क्योंकि इससे आपको सारी चीज़ों के बारे में पता रहता है, और आपके एग्जाम के लिए इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में यह चीज़ें आनी है। चलते हैं अपनी बेहतरीन सी क्लास की ओर, क्योंकि आज की वीडियो जानदार शानदार है। मैं पता इसलिए क्यों भैया, मैं बता रहा हूँ 2023 के अंतिम अंतिम तक बेहतरीन सी जॉब चाहिए ना, तो मैं कह रहा हूँ जुड़ जाइए फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बिल्कुल फ्री, सब कुछ फ्री में, आपके पूरे पूरे फाउंडेशन बैच फ्री में। अब तो भैया स्टैटिक जीके वाले सर भी आ गए, फिजिक्स वाले, क्या बोलते, फिजिक्स वाले सर भी आ गए, और हम तो पढ़ाई रहे। चिंता तो करना नहीं है विद्यार्थियों, मैं बता रहा हूँ बहुत बेहतरीन तरीके की तैयारी आपकी फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से मैं कराने का कार्य करता हूँ। गारंटी देता हूँ 2023 के अंतिम में सभी घरों में एक सरकारी वाला चिराग जलता हुआ दिखेगा। याद रखिएगा, उसके लिए ध्यान रखना है, आपको करना क्या है, आपको डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन में फोकस, डेली वीडियो को देखना है, अपने हाथों से नोट्सों को बनाना है, जिससे कि चीज़ें हैं ना जो सारी आपके दिमाग में क्लियर होती रहे। अगर कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम जाइए, फ्यूचर एकेडमी XYZ जैसी टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो अपना टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर भी आप मुझे बता सकते हैं, फेसबुक पे बता सकते हैं, फेसबुक पे फ्यूचर एकेडमी XYZ पे जाइए, आप वहाँ पर पेज को फॉलो करिए, और बेहतरीन तरीके से वहाँ पर आप मैसेज करेंगे पर्सनल, मैं वहाँ पर आपको आंसर देने का कार्य करूँगा। थोड़ा सा लेट अवश्य हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होते हैं। ठीक है? इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक बेहतरीन सा मौका, क्या आपके लिए एक बेहतरीन सा मौका यह भी है कि अभी व्हाट्सएप के ग्रुप में भी सभी लोगों को जोड़ा जा रहा है। वो मैं बता दूं सिलेक्टेड लोग रहेंगे, और जब आप फेसबुक पे आएंगे ना, मेरे से बात करेंगे, तब मैं उसका प्रोसेस वहाँ पर बताऊंगा। यूट्यूब पर ही मैं नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है ना? तो जल्दी जाइए, फेसबुक पर मुझे मैसेज करिए कि नहीं सर मुझे व्हाट्सअप से भी जुड़ना है, वहाँ पर अपना नंबर सेंड करिए मुझे, और बेहतरीन तरीके से आपको व्हाट्सअप में भी जोड़ दिया जाएगा। चिंता मत करिएगा, इस बार सिलेक्शन पार, क्या इस बार सिलेक्शन पार, टेंशन नहीं लेना है। चलते हैं, बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व की ओर। क्या करते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की ओर बात करना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करें, तो इसमें प्रमुख आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल नंबर 46 प्रमुख रूप से देखिएगा। आर्टिकल नंबर 46 की बात करें तो इसमें SC ST और OBC के लिए विशेष आरक्षण दिया गया है। भैया एग्जाम में बहुत आता है, डिटो मिलेगा, ये सवाल क्या मिलेगा, डिटो छपा मिलेगा, पूछेगा एग्जाम में, बताइए SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण किस आर्टिकल के तहत है? कहना सर आर्टिकल नंबर 46। और भैया यही आर्टिकल है ना कि SC वाले को कम नंबर में सिलेक्शन दिला जाता है, जबकि जनरल वाला लात खाकर पीछे पर चला जाता है। बस यही कारण है। आपको बता दें SC ST और OBC के लिए विशेष आरक्षण की बात की गई है आर्टिकल नंबर 46 में। किसमें भैया जी? आर्टिकल नंबर 46 में। ध्यान रखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण की बात करें तो आर्टिकल नंबर 46, आर्टिकल नंबर 46 आरक्षण देखो किस प्रकार का होता है। जब भी आप किसी सरकारी जॉब में जाएंगे तो आपका जो जनरल वाले होंगे, जो OBC वाले होंगे, और आप SC या ST सी कैटेगरी से होंगे, तो आपका कम नंबरों में सिलेक्शन कर लिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें हम, आपका स्कॉलरशिप का अगर जब फॉर्म भरते हैं ना आप, तो आपको पहले देखा जाएगा, यानी SC ST वालों को सबसे पहले स्कॉलरशिप दिया जाता है। बहुत सारी सुविधाएं आरक्षण के नाम पर इनको दी जाती हैं। SC ST वालों के लिए बहुत सुविधाएं हैं। ठीक है ना? लेकिन ये बताएं, इन सुविधाओं के जिम्मेदार पता कौन है? जो कहते थे ना ऊंच नीच के बारे में, क्या कहते थे कि तुम छोटी जात हो, तुम ऐसा हो, इनका ढिमका कहते थे ना, उन्हीं के लिए है भैया। उनने भैया सीधा सीधा रख दिया कि भैया आर्टिकल नंबर 46 में OBC ST और SC के लिए विशेष आरक्षण होगा।
ठीक है। इसके बाद बात करेंगे आर्टिकल नंबर 47 में। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 47 में, तो यहाँ पर देखिए, सरकार सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाओं तथा शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। क्या लिखा है? क्या करेगी सरकार? नशीली दवाओं तथा शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। कहना सर समझ में नहीं आया। देखो समझो विद्यार्थियों, अगर हम शराब की बात करें प्रमुख रूप से, तो आप बिहार तरफ जाएंगे तो बिहार तरफ शराब को क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। अब वहां पर शराब नहीं बेची जा सकती है। क्या शराब नहीं बेची जा सकती? किस आर्टिकल के अंतर्गत? कहना सर आर्टिकल नंबर 47 के अंतर्गत। इसके अलावा आपको बता दें, सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराती है। कहना सर कैसे जी? देखो मैं आपको बता दें कि आशाएं होती हैं। आपको पता होगा कि गांव में आशाएं वगैरह, शहर में भी रहती हैं आशाओं द्वारा। इसके अलावा आपको आंगनबाड़ी द्वारा आपको बोल सकते हैं आप, दलिया के पैकेट वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं सरकार की तरफ से, चने के पैकेट दिए जाते हैं, देउल के, है ना। इस प्रकार से आपको पोषायुक्त यानी पोषण वाला अच्छा खाना आपको सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है आर्टिकल नंबर 47 के अनुसार। मैं बता रहा हूँ फिर से, सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी और नशीली दवाओं, शराब और प्रतिबंध लगाएगी आर्टिकल नंबर 47 के तहत। क्या आर्टिकल नंबर 47 के तहत बताया गया है। क्लियर इतनी बात करते हैं आगे आर्टिकल नंबर 48 की। तो आर्टिकल नंबर 48 में बात करें तो कृषि, पशुपालन, दुधार पशुओं को प्रोत्साहन करना। अब यहाँ पर ये चीज़ नहीं आ रही होगी तुम्हें समझ में, हम बताएंगे, चिंता नहीं करना है। देखो प्रोत्साहन इन दुधारू मतलब जो दूध देने वाले जानवर हैं, जैसे कि गाय की बात करूँ, भैंस की बात करूँ, बकरी की बात करूँ, है ना, तो ये क्या है? दूध देने वाले जानवर हैं। तो इन पशुओं को प्रोत्साहन करेगी। क्या करेगी? इन पर जैसे आपको बता दें, कहते हैं सरकार से कहा जाता है, कहते क्या है होता है, सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है। जैसे फॉर्म वगैरह फिल करना होता है, तो उसको फॉर्म फिल करने के बाद आपको सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है कि आप पशुपालन करिए, दुधार वाले पशुओं को पालिए, उनका संरक्षण करिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें सरकार द्वारा भी आपको मदद दी जाती है समय समय पर। कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाता है, इसको प्रोत्साहन। देखो भैया, कृषि पर प्रोत्साहन करना तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो भैया कृषि पर भी क्या किया जाता है? कृषि को भी प्रोत्साहित किया जाता है, पशुपालन को भी प्रोत्साहित किया जाता है। और भैया सबसे बड़ी बात है ये दुधारू पशु जो होते हैं उनको प्रोत्साहन करना, क्योंकि मैं बता दूं आपको, बहुत ज़्यादा केस आते हैं कि गाय को, भैंस को काट दिया जाता है। और मतलब तुम लोग जो न्यूज़ वगैरह देखते रहते होगे ना, तो ये इन चीज़ों से क्या है, सरकार बचाती है। जो दूधार वाले पशु है ना, उनको बचाने का कार्य कर रही है। यानी उनको पालो आप, पालने के बाद जो धन होगी वो सरकार आपकी जितनी होगी वो उतना मदद भी करेगी, और कम ब्याज में आपको पैसा भी दे देती है वो। कभी कभी तो लोन, आपको बता दें कृषि किसानों का तो बहुत बार लोन भी माफ़ हो गया, लाखों रुपए लोन माफ़ हो गया कृषियों का, है। तो कृषि को ये क्या है? प्रोत्साहन करना है। और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 48 के तहत। कौन से भैया? आर्टिकल नंबर 48 के तहत। इसके बाद बात करेंगे आर्टिकल नंबर 48 के का। आर्टिकल नंबर 48 के का में देखो यहाँ पर लिखा है, पर्यावरण, वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। और किस संविधान संशोधन के तहत? कहना सर 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा? कहना सर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव संरक्षण की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। और किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? कहना सर आर्टिकल नंबर 48 के का। क्या? आर्टिकल नंबर 48 के का में जोड़ा गया है भैया जी, याद रखिएगा। इसमें जोड़ा है, इसमें सीधा सीधा संक्षेप में वर्णन मिलता है, सीधा सिंपल सी बात कहते हैं। ये कहते हैं पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना। पर्यावरण समझते होगे, वन समझते होगे, वन यानी जंगल वगैरह, हाँ, जंगलों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। पहले ये नहीं था, तो ये किस द्वारा जोड़ा गया? ये भैया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। किस आर्टिकल में? कहना सर आर्टिकल नंबर 48 के का में जोड़ा गया। कौन सा? कहना सर आर्टिकल नंबर 48 के का में जोड़ा गया। विद्यार्थियों में बता दूं आपको, किसमें? आर्टिकल नंबर 48 में, काम है। और एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा, बताइए सरकार के कर्तव्य बना जंगलों की रक्षा करना,
पर्यावरण की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है किस आर्टिकल के तहत जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? कहना सर आर्टिकल नंबर 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें जोड़ा गया। और वह किस आर्टिकल के तहत? तो कहना सर आर्टिकल नंबर 48 के का या 48 के ए द्वारा जोड़ा गया है। क्लियर? इसके बाद बात करना है आर्टिकल नंबर 49 की। तो यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना क्या है? सरकार का कर्तव्य है। इसी के तहत आपको बता दें, हम बता दें विशेष जगह पर विशेष विशेष प्रकार के स्मारक हैं। जैसे किलों की बात करें तो उनकी मरम्मत समय समय पर उसकी मरम्मत, जैसे ज़्यादा बड़ी बात ना जो मैं बात करूँ आगरे के किले अरे ताजमहल की, तो वहाँ को भी समय समय पर उसकी मरम्मत कराई जाती है। अगर हम लाल किले की बात करें तो समय समय पर मरम्मत कराई जाती है। चाहे झांसी के किले की बात करें तो वहाँ पर भी समय समय पर मरम्मत कराई जाती है। तो ये क्या है? सरकार की क्या है? कहाँ गया? ये रहा। ये रक्षा करना सरकार का क्या है? कर्तव्य है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 49 के तहत। आर्टिकल नंबर 49 के तहत राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है और कर्तव्य का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है भैया। आर्टिकल नंबर 49 में क्या है? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, ये बताया गया आर्टिकल नंबर 49 में। बात करें आर्टिकल नंबर 50 की। आर्टिकल नंबर 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना किस आर्टिकल में? कहना सर आर्टिकल नंबर 50 में। यहाँ पे बात करिए आर्टिकल नंबर 51 की, तो यहाँ पर सुनिएगा अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। क्या? अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाना। क्या? मध्यस्थता द्वारा सुलझाना। अनुच्छेद के तहत भारत यूएनओ का सदस्य बना। क्या? इसी अनुच्छेद के तहत, क्या? इसी अनुच्छेद के तहत भारत यूएनओ का सदस्य बना। यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। यानी हम बात ही करते हैं, हम तो सनातनी हैं भैया, हम तो कहते हैं विश्व का कल्याण हो। यानी हम अंतरराष्ट्रीयों को क्या? शांति को बढ़ावा देते हैं। हमारा देश कहता है भैया सभी को शांति से रहना चाहिए, हमें मिल बांट के रहना चाहिए। इस प्रकार का वर्णन मिलता है हमारे देश, कहना हमारे देश का ये। क्योंकि हमारे अगर सनातन की बात करें तो सनातन में भी ये लिखा है, जब भी हम आरती वगैरह करके कहते हैं विश्व का कल्याण हो। क्या हो? विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। तो यही हमारे संस्कार हैं। और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना ही एक अहम बात रही इसी अनुच्छेद के तहत। यानी इस अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 51 के तहत। यानी आर्टिकल नंबर 51 के तहत ही हमें भारत को यूएनओ की सदस्यता मिली। यूएनओ की सदस्यता मिली भैया। हमारे विचार बहुत अच्छे हैं। क्या है भैया? हमारे जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं अपर लेवल के बहुत अच्छे रहते हैं। और इसी के तहत क्या भारत ने कहा कि हम तो सदा शांति की बात करते हैं और आप मतलब हम यूएनओ के सदस्य उस टाइम नहीं थे। तो भारत कह रहा आर्टिकल नंबर 51 के तहत कि भैया हम तो सदा शांति को बढ़ावा देते हैं, शांति को बनाए रखते हैं, जो विवाद होते हैं उनको भी आपसी मतलब सुलझाने का कार्य करते हैं। तो इसी अनुच्छेद के तहत फिर भारत को यूएनओ की सदस्यता मिली। आर्टिकल नंबर 51 के तहत एग्जाम में आता है भैया, बहुत बार पूछा गया है। बताओ यूएनओ की सदस्यता किस आर्टिकल के तहत भारत को दी गई? कहना सर आर्टिकल नंबर 51 के तहत भारत को यूएनओ की सदस्यता दी गई। आर्टिकल नंबर 51 के तहत भारत को यूएनओ की सदस्यता दी गई। आर्टिकल नंबर 51 के तहत भारत को यूएनओ की सदस्यता दी गई। मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, मेरा मोटिव सिर्फ इस एकमात्र ये होता है कि आपको मैं इसी वीडियो में सारा याद करा दूं। मुझे पता रहता है विद्यार्थियों आपके पास समय नहीं रहता है, और रहता भी है तो मन नहीं लगता है, ये भी मैं जानता हूँ। देखो है ना, तो टेंशन मत लेना। देखो मैं बता रहा हूँ, चिंता मत करना, बस डेली वीडियो देखते रहना, कंटिन्यूटी रखना जीवन में। देखो मेरी क्लास है ना, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी हो जाता है अपनी क्लास में रेगुलर रखता हूँ। आपने देखा होगा कभी मेरी क्लास मिस नहीं होती। बस एक कोई कारण हो जाता है, कुछ ज़्यादा तो नहीं कह सकता मैं, बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि डेली। और मैं बता रहा हूँ जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है तो मैं बता दूँ लगभग मेरी 1 से 2 दिन की छुट्टी हो गई, और इसके अलावा छुट्टी नहीं है मेरी। मैं डेली रेगुलर आपको पढ़ा रहा हूँ, डेली क्लासें दे रहा हूँ। भले
थोड़ी सी छोटी हो सकती है वीडियो, बशर्ते रहेगी रेगुलर। क्या रहेगी? रेगुलर। रेगुलरिटी बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए तथा हमारे जीवन के लिए भी। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण की बात करें तो ये मैं बता रहा हूँ ना, फाउंडेशन बैच है भैया, सब पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ना है। क्योंकि भैया मुझे आपको पागल नहीं बनाना है कि आपको 4 क्वेश्चन करा दिए कि भैया ऐसा ऐसा अनका ढिमका झिमझिम और हो गया है, तो भैया ये नहीं करना है। मैं तो पूरा फाउंडेशन बैच पढ़ाऊंगा। क्या? मैं तो पूरा फाउंडेशन बैच पढ़ाऊंगा, कुछ भी बाकी नहीं रहने दूंगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। पूरा फाउंडेशन बैच रहेगा। प्रत्येक चीज में हम डिटेल से बात करते हैं, हमेशा ही, हर वीडियो में ही। यहाँ पर देखें नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। देखो यहाँ पर देखें, नीति निर्देशक तत्वों के वर्गीकरण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। क्या भैया जी? नीति निर्देशक तत्वों की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर सुनो, नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में, यहाँ पर भैया भागों में बांटते हैं। कितने? 3 भागों में बांटते हैं। अगर हम पहले बात की बात करें तो पहला होता है हमारा गांधीवादी। क्या भैया? हम तो गांधीवादी हैं। क्या है भैया? हम तो गांधीवादी हैं। दूसरा कौन सा है? कहना सर समाजवादी। कौन सा? समाजवादी। तथा तीसरा वैदिक तथा उदारवादी। वैदिक या उदारवादी। वैदिक या उदारवादी। समझिए कितनी बेहतरीन संस्कृति है भैया जी। मैं बोलता हूँ ना, बार बार यही कहता हूँ, भारत है ना बहुत महान है। भारत को महान ऐसे ही नहीं कहा जाता है, इसके लॉजिक हैं। अगर हम संविधान की बात करें तो भी इसके बहुत सारे लॉजिक हमें देखने को मिलते हैं। जबकि यहाँ पर भारत में भैया आपको बताते हैं, विभिन्न संस्कृतियाँ, विभिन्न संस्कार, विभिन्न धर्म, विभिन्न बोलियाँ, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, और फिर भी भारत एक महान मिलजुल कर रहने वाला देश है। और सनातन हम बता दें, और इसके अलावा बात किसकी करती है? विश्व शांति की बात करता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो सिर्फ विश्व शांति की बात करता है। और इसी के तहत मैं बता दूं, यूएनओ की सदस्यता मिली आर्टिकल नंबर 51 के तहत। तो बात करें गांधीवादी में, हम बात करें तो गांधीवादी में विशेष प्रकार के आर्टिकल दिए गए हैं। अनुच्छेद नंबर 40, अनुच्छेद नंबर 43 का 46 और 47। ऐसी समाजवादी की बात करें, समाजवादी में देखो 38 आर्टिकल, 39 का 41, 42 और 43। ठीक है। और वैदिक या उदारवादी की बात करें तो 44, 45, 48 का 49, 50, 51 और 52। देखो क्या ना सर, इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा भैया? देखो ऐसे आएगा, वो कहेगा बताओ कौन सा आर्टिकल है गांधीवादी के तहत आता है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो आर्टिकल नंबर 40 भी आता है, 40 ऑप्शन में एक ही रहेगा ना। गांधीवादी के तहत कौन सा आएगा? कहना सर आर्टिकल नंबर 40, 43 का 46 और 47। ऐसी बात करें वो कहें समाजवादी के तहत कौन सा आर्टिकल आता है? कहना देखो 48 भी आता, 38 भी आता है, 39 भी आता है, 39 का भी आता है, 41 भी आता है, 42 भी आता है, 43 भी आता है। अगर वो कहे वैदिक या उदारवादी के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल आता है? कहना सर आर्टिकल नंबर 44, 45, 48 का और 49, 50, 51 और 52। विशेष प्रकार के मैंने आपको यहाँ पर बताने का कार्य किया, और कहीं ना कहीं आज की चीज़ें बहुत जानदार शानदार रहने का कार्य कर रही थी। और कल हम बात करने वाले हैं मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में अंतर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए तथा आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए। तो इस साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा, उससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, मज़ा आ जाएगा, है ना। तो बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, तो आर्टिकल नंबर 46 में ST, SC और ओबीसी के लिए विशेष आरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 47 की बात करें तो सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का कार्य करेगी। आर्टिकल नंबर 48 की बात करें तो कृषि, पशुपालन तथा दुधारू पशु को प्रोत्साहन करने का कार्य करेगी। आर्टिकल नंबर 48 के की बात करें तो पर्यावरण, वन्य जीव संरक्षण की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। और यह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा? कहना सर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत यह जोड़ा गया। इसके बाद बात करें अनुच्छेद नंबर 49 की, तो राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। आर्टिकल नंबर 50 की बात करें तो कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अलग होगी। बहुत ज़्यादा आता है, याद रखिएगा, कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग होगी, कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग होगी। किस आर्टिकल के तहत? कहना सर आर्टिकल नंबर 50 के तहत। 51 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों
विवादों को मध्यस्तर यानी सुलझा देना, इसी अनुच्छेद के तहत ही आर्टिकल नंबर 51 के तहत ही भारत को यूएनओ की सदस्यता दी गई, सदस्य बना या सदस्यता मिली। नीति निर्देशक तत्वों के अगर वर्गीकरण की बात करें तो प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा। पहला गांधीवादी, समाजवादी तथा वैदिक या उदारवादी। अगर हम गांधीवादी की बात करें तो आर्टिकल नंबर 40, 43 का 46 और 47। समाजवादी की बात करें तो आर्टिकल नंबर 38, 39 का 41, 42 और 43। वैदिक या उदारवादी काल की बात करें आर्टिकल में तो 44, 45, 48, 48 का 49, 50, 51 और 52। बताइए मजा आया कि नहीं आया? देखो मैं बता रहा हूँ, बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ आप लोगों को। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको इसी वीडियो में सारा कंटेंट याद करा दूं, जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न नहीं हो। भैया मैं जानता हूँ, मैंने वो परिस्थितियां देखी हैं यार, मैं समझ सकता हूँ कि पता बड़े बड़े लोग होते हैं, उन्होंने कहा अरे फाउंडेशन बैच 10,000 रुपये का है, उनने हाल का 10,000 पे कर दिए। 10,000 का तो नहीं रहता है, लेकिन 4,000 2-3 हज़ार से कोई कम में नहीं देता, मैं ये बता सकता हूँ। किसी भी सब्जेक्ट का आप लोगे, एक सब्जेक्ट का देंगे और 3 से 4 हज़ार रुपये पे तो भी करवा ही लेंगे आपसे, है ना। बड़ी बड़ी कंपनियों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार रुपये आपसे लेती हैं कोर्स का, ठीक है ना। लेकिन जब नहीं होते हैं ना तो उस चीज़ का एहसास होता है कि यार हम ये वाला बैच पढ़ लेते तो शायद हमारा सिलेक्शन हो जाता। पूरा हम फाउंडेशन बैच नहीं पढ़ पा रहे कहीं से, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। तो भैया पैसे की चिंता नहीं करना है, आ जाना है फ्यूचर एकेडमी XYZ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको फ्री में, सब कुछ फ्री में, पूरा फाउंडेशन बैच फ्री में पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ, जो कि लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखें, मेरी बात मान लीजिएगा, बस डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पे एक बार फोकस करिएगा बस, और रेगुलरिटी मेंटेन रखिएगा। नोट्स अपने हाथों से बनाइएगा, बशर्ते 2023 के अंतिम में आपके पास एक बेहतरीन जॉब होगी, इस बात का मैं वादा करता हूँ आपसे। और आप आइएगा यहाँ पर, और इसी स्टेट्स के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि ये मेरा विद्यार्थी है, और मैं उस चीज़ का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ कि विद्यार्थी आएगा और कहेगा सर जी ये रही लो मिठाई सर आपकी। और भैया देखो मुझे काजू कतली पसंद है, काजू कतली लेके आना, नहीं तो लड्डू वड्डू सस्ते में ना निपटाना। देखो ठीक है, तो बस रिवीजन करते रहें, चैनल से जुड़ जाएं, टेंशन मत लें, सिलेक्शन हो जाएगा। बशर्ते रेगुलरिटी मेंटेन रखें भैया, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका स्क्रीन ले लीजिएगा, स्क्रीन लो जल्दी से बेहतरीन तरीके से।